नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबर का। किसान आंदोलन को लेकर क्या किसान संगठनों में दरार पड़ गई है? क्या राकेश टिकैत से बाकी किसान नेता नाराज चल रहे हैं? किसान संगठनों के हालिया बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन के अल्टीमेटम वाले बयान को लेकर किसानों के बीच नाराजगी है। राकेश टिकैत ने हाल ही में 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन चलाने की बात कही थी। यूनाइटेड किसान फ्रंट ने टिकैत के बयान को लेकर कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती आंदोलन चलता रहेगा। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा बयानों से सिर्फ केवल उन्हें हंसी आती है। चढ़ूनी ने कहा कि यह बयान राकेश टिकैत का निजी बयान है और किसानों के रुख के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि किस दबाव में आकर टिकैत ने ऐसा बयान दिया होगा। दिल्ली, हरियाणा, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का जो 79वां दिन है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। गुरुवार को राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा था कि सरकार उनकी संपत्ति का सही आकलन नहीं करवा पाई। तो किसान आंदोलन को लेकर क्या किसान संगठनों में दरार पड़ गई है? क्या राकेश टिकैत से बाकी किसान नेता नाराज चल रहे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसान संगठनों ने हालिया में जिस तरीके के बयान दिए हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन के अल्टीमेटम वाले बयान को लेकर किसानों के बीच नाराजगी चल रही है। राकेश टिकैत ने हाल ही में 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन चलाने की बात कही थी, जिसको लेकर यूनाइटेड किसान फ्रंट ने टिकैत के बयान पर कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल किसान आंदोलन किस स्थिति पर है, क्या मोड़ ले रहा है और सरकार का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताया। जिस तरीके से बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन जरूर सरकार के ऊपर वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि प्रेशर डालने की। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से कहेंगे कि किसानों के जो आंदोलन है वो लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। और खास तौर पर जो उनकी 18 फरवरी की जो रणनीति है वो साफ है, क्योंकि उस तरह के रेल रोको अभियान जो चलाया जाएगा, यानी कि आंदोलन चलाया जाएगा लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के ये अभियान चलाया जाएगा। मगर उससे पहले भी राजस्थान के अंदर टोल फ्री करने के लिए कोशिश की जाएगी। और लगातार कहीं ना कहीं जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे जवान, उनके लिए भी श्रद्धांजलि कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं रणनीति जरूर है किसानों की तरफ से साफ। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ किसान जो है वो रणनीति बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अक्टूबर तक की रणनीति बनाई हुई है उन्होंने, और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी बार बार साफ करती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, मगर उसमें संशोधन जरूर कर सकते हैं। मगर अगर कृषि कानून के अंदर कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां हैं तो सरकार को बताएं आकर। मगर सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है और ना ही किसानों की तरफ से पहल हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद स्पष्ट कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। मगर किसानों की तरफ से जवाब आया कि हमारे पास फोन नंबर नहीं है आपका, तो कहीं ना कहीं फोन किसको करें। मगर कहीं ना कहीं ये दुविधाएं जरूर है। मगर अभी भी किसानों की तरफ से साफ है कि जब तक रणनीति बना के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अक्टूबर तक की उनकी रणनीति तैयार है। और देखना होगा क्या 18 फरवरी की जो रेल रोको अभियान है या रेल रोको आंदोलन है वो सरकार के ऊपर कितना फर्क डालता है, क्योंकि सरकार को भी पता है किसानों को आंदोलन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भरपूर कोशिश की जा रही है प्रेशर डालने की। मगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सदन के अंदर हंगामा इसी को मचाता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। विपक्ष अपनी भूमिका में है और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपनी भूमिका में है। जी बिल्कुल राजीव, इस बीच किसान आंदोलन में दो फाड़ होने के आसार पूरी तरीके से दिख रहे हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि 2 अक्टूबर तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, उस पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो बयान आया है वो चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं कि ये टिकैत का निजी बयान हो सकता है और हम समझ रहे हैं कि किस दबाव में आकर उन्होंने ये बयान दिया होगा। तो इन बयानों का क्या मतलब समझा जाए? क्या किसान आंदोलन में उतनी एकता नहीं रही है या फिर जल्द ही दो धड़े अलग होते हुए दिखेंगे?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसान के आंदोलन की, राकेश टिकैत की, तो कहीं न कहीं ये ज़रूर साफ़ होता है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश का बयान आया है और उसके बाद में जो और बयान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये साफ़ नज़र करते आ रहे हैं कि किसानों आंदोलन के अंदर फूट ज़रूर पड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से 2 धड़ अलग हो चुके हैं, यानी कि 2 गुट बन चुके हैं, वो कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक गुट पहले भी जब 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी, उसके बाद में ही एक गुट अलग हो गया था। उसके बाद में अब 2 गुट और अलग होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं किसानों के साथ। मगर किसान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून के लिए वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और उसके लिए उन्होंने जो स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम एक साल का अनाज लेके आए हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मगर दिक्कत सरकार को होगी। वही दिक्कत अब सरकार के सामने भी नजर आ रही है, और सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि कृषि कानून को वापस करवाया जाए। मगर कृषि कानून सरकार की तरफ से वापस नहीं होगा, मगर किसान जो आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए कोशिश की जाएगी, किसानों का आंदोलन खत्म किया जाए और कृषि कानून को लागू किया जाए। मगर देखना होगा किसानों की जो रणनीति है वो कितनी कारगर है, क्योंकि जिस तरीके से वो रणनीति बना के बैठे हुए हैं 18 फरवरी की, क्या रेल रोको अभियान जो है उनका वो कामयाब हो पाएगा, या उससे पहले जो राजस्थान के लिए कहा गया है कि राजस्थान में टोल फ्री करे जाएंगे, पुलवामा जो शहीद है उनके लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मगर कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा, और देखना होगा ये एकजुटता कितनी कामयाब हो पाती है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो तेवर है वो तल्ख होने की बजाय सॉफ्ट हो रहे हैं। देखिए, आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान महापंचायत में जाकर ये बात कही है कि अगर एमएसपी पर गारंटी कानून बना देते हैं तो हम संशोधन पर विचार कर सकते हैं। कम से कम यहां तक तो पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार गारंटी कानून बनाकर देगी या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मौखिक तौर पर कह दिया है कि एमएसपी जैसी थी वैसी रहेगी, यानी कि गारंटी कानून बनाने का अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है किसानों को। देखिए, यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि जिस तरीके से एमएसपी को लेकर जो अभी तक दुविधाएं थी, किसानों की तरफ से भी जिस तरह से कहा गया कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना देती है या लिखित में गारंटी दे देती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आगे बढ़ सकती है और दिक्कतें कुछ कुछ हद तक खत्म हो सकती है। मगर जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से भी कहा गया है एमएसपी जैसे था वैसा ही रहेगा, यानी कि उस पर छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, ना ही वो सरकार उसको अंदर लिखित में कोई गारंटी देने वाली है। मगर साफ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कृषि कानून को लेकर भी और एमएसपी को लेकर भी, एमएसपी पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। जिस तरीके से चल रही थी, जैसी थी और वैसी है और वैसे ही चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, मगर जिस तरीके से अभी सरकार की तरफ से बिल्कुल पहल नहीं की गई है और ना ही किसानों की तरफ से पहल की जा रही है। मगर देखना होगा कि बीच का रास्ता निकलेगा। मगर अभी तक आशंका यही है, क्योंकि 12वें दौर की बैठक नहीं हुई है, और 12वें दौर की बैठक के लिए कोई ना कोई दोनों में से पहल तो करना चाहिए। मगर अभी तक सरकार को चाहिए कि डेट डिसाइड करे कि किसानों को आगे बात करने का मौका मिले। मगर किसानों की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती है, अब वो क्या कृषि कानून जब तक वापस नहीं लेगी हम पीछे हटेंगे नहीं। मगर देखना होगा इन दोनों की जो आपसी लड़ाई है, यानी कि सीधे सीधे कहें जो टकराव है, वो कहीं ना कहीं जनता का भी नुकसान करते जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लगभग 75-76 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर, और जो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो फैक्ट्री एरिया था या फिर कहे जो वर्कशॉप वगैरह चलती थी या फिर कोई बिजनेस चलते थे, वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, और वो भी सरकार से यही चाहते हैं कि कृषि कानून को या तो मान लिया जाए या इनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। मगर कम से कम जो उनकी दिनचर्या जो खराब हुई है वो कहीं ना कहीं वापस आ सके, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जी बिल्कुल राजीव, इस बीच ये भी समझने वाली बात है कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा से किसान आंदोलन का प्रभाव कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देश के अन्य राज्यों में अब इसका प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से किसान महापंचायत जगह जगह आयोजित की जा रही है, सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर नजर आ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भी एक किसान महापंचायत आयोजित होगी, जहां खुद राकेश टिकैत पहुंचेंगे। तो अब ये माना जा सकता है कि देश के अन्य राज्यों में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं इन किसान महापंचायतों के कारण। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि हमें कि जो किसान महापंचायत की जा रही है राकेश टिकैत के द्वारा या फिर और नेताओं के द्वारा, वो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब के अंदर जरूर हल्का हुआ है इनका महापंचायत की जो रैली कार्यक्रम है। मगर जिस तरीके से बात करें और राज्यों की, तो और राज्यों के अंदर बिल्कुल रणनीति तेज हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो कि राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि वो इस लड़ाई को लंबा लेके जाएंगे, यानी कि अक्टूबर तक लेके जाएंगे। मगर जिस तरीके से और राज्यों की बात करें, तो और राज्यों के अंदर बिल्कुल किसानों को जगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की रणनीति अपनाई थी और जनता के बीच में जाके किसी कानून का फायदे गिनाए थे पंचायत के द्वारा ही, क्योंकि महापंचायत उनके अंदर भी लगाई गई थी। अब वही चीज कृषि के कानून को लेकर, यानी कि जो किसानों की जो मांग है कृषि कानून को वापस करना है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी खामियां हैं
वो जनता तक पहुंचाएंगे और राज्य राज्य जाकर हर पंचायत के अंदर, इलाके के अंदर, के कस्बे के अंदर, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से किसानों को जगाने की कोशिश की जा रही है। जो किसान अभी तक इस आंदोलन के नहीं थे, शामिल नहीं थे, वो कहीं ना कहीं बाद में शामिल होते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सरकार की और मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर इस कानून के बारे में किसान समझा देते हैं और किसानों को, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ना लाजमी है। मगर सरकार को कहीं ना कहीं बैक फुट पर आना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई हुई है उससे साफ जाहिर है सरकार बैक फुट पर आ सकती है। जी बिल्कुल, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं, वो कम से कम इस कदम तक तो बढ़े हैं कि हम 1.5-2 साल के लिए होल्ड पर डाल देते हैं, तब तक बातचीत जारी रहेगी। आखिरी सवाल है राजीव, ये अब दिख रहा है कि किसान आंदोलन का जो पोस्टर बॉय है वो राकेश टिकैत बन गए हैं, अन्य जो चेहरे हैं वो अब धीरे धीरे उनकी तस्वीरें धुंधली होती हुई दिख रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो कभी केंद्र हुआ करता था किसान आंदोलन का, आज वहां बिल्कुल चहल पहल इतनी नहीं दिखाई देती जितनी गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई देती है। तो क्या अब सारा का सारा केंद्र किसान आंदोलन का गाजीपुर बॉर्डर बन गया है और अब जो कुछ भी होगा आने वाले समय में वो राकेश टिकैत के हिसाब से होगा? देखिए, बिल्कुल बता रहे, जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत का जिस तरीके से 26 जनवरी हिंसा के बाद में जो गाजीपुर बॉर्डर पर उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्स गई थी और वहां पर जो उन्होंने भावुक होकर जो जनता से अपील की थी और जनता से कहीं ना कहीं ये कहा था कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है और वो आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, मगर जिस तरीके से उन्होंने भावुक होकर कहा था, तो सारा क्रेडिट अब राकेश टिकैत के ऊपर चला गया है। क्योंकि जो और चेहरे थे, चाहे वो सतपाल सिंह हो या फिर और जो किसान संगठनों के नेता हो या फिर कहे योगेंद्र यादव हो, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे अब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जनता की नजर में भी, मीडिया की नजर में भी और सरकार की नजर में भी, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा है जो पूरे आंदोलन को अपने कंधों पर लेके चल रहा है इस टाइम। मगर जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत ने भी साफ कर चुके हैं कि कृषि कानून को लेकर उनकी लड़ाई लंबी है, वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बेशक उनके साथ जितने भी संगठन है वो पीछे हट जाए, मगर इस लड़ाई को वो लंबा लेके जाएंगे। मगर देखना होगा सरकार की तरफ से जिस तरीके से हर बार कहा गया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं सरकार भी नरम होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार 1.5 साल के लिए कहीं ना कहीं कृषि कानून को रोकने के लिए प्रस्ताव दिया गया, यहां तक कि यह भी कहा गया कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, किसान आकर हमसे बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया थोड़ा बहुत तो नरम हुआ है। मगर देखना होगा किसान जो है वो कितना उनको सॉफ्ट कर सकते हैं या फिर कृषि कानून के लिए मना सकते हैं कि कृषि कानून वापस लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच जिस तरह से किसान महापंचायतें आयोजित हो रही हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सरकार को एक कदम जल्द ही आगे बढ़ाना होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज पालघर के दौरे पर रहे। वैसे तो यह खबर सामान्य लग रही है, लेकिन सीएम उद्धव के इस दौरे की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल चर्चा इसलिए है क्योंकि उद्धव पालघर के खास इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पालघर के जवाहर तालुके का दौरा करने पहुंचे। पालघर जिले के 8 तालुकों में से यह एक है। चर्चा की वजह यह है कि यह तालुका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां के जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में बीजेपी का कमल खिलता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी के रेस कोर्स से सीधे पालघर के जवाहर के लिए जैसे ही उड़ान भरते नजर आए, महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं भी साथ साथ उड़ी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पानी, पर्यटन और कुपोषण के प्रश्नों को हल करने के लिए यहां पहुंचे। मकसद राजनीति का नहीं, विकास का है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कुपोषण तो अन्य जिलों में भी है, पानी की समस्या भी अन्य जिलों में है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाहर को ही क्यों चुना, इस पर दादा भूसे का जवाब था कि मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हैं, जवाहर महाराष्ट्र में ही है, मुख्यमंत्री जहां जाना चाहे वहां जाएंगे। चलिए, इस खबर के लिए तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे पालघर जिले के दौरे के बाद। वैसे तो ये खबर सामान्य से है, लेकिन जैसे ही इस दौरे की चर्चा होने लगी तो बीजेपी की इतनी चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? अगर सीएम उद्धव पालघर जिले के दौरे पर पहुंचे तो बीजेपी को टेंशन क्यों? देखिए पल्लवी, साफ तौर पर एक कहना गलत नहीं होगा कि जहां पर उद्धव ठाकरे का दौरा था वो बीजेपी का गढ़ है। अब ऐसे में महानगर पालिका चुनाव है और राजनीति जहां एक के बाद एक करवट ले रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री का आज आनन फानन में जवाहर का दौरा करना राजनीतिक तूल दिया है और बीजेपी को लग रहा है
कि शिवसेना वहां कोई नई चाल चलने वाली है, कोई नई रणनीति के तहत उतरने वाली है, क्योंकि बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है और समय समय पर बीजेपी का वर्चस्व भी देखा गया है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के इस दौरे को लेकर के बीजेपी कई तरह से आक्रामक हो गई है। हालांकि शिवसेना की तरफ से सफाई दिया गया है कि वहां पर जल समस्या, कुपोषण, ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर उद्धव ठाकरे का एक दौरा था और खास करके विकास के इरादे से मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे। जी पल्लवी। लेकिन जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि कुपोषण और जल भराव की समस्या तो अन्य जिलों में भी है, तो जवाहर का ही दौरा क्यों? तो इस पर दादा भुसे कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हैं और जवाहर भी महाराष्ट्र में ही आता है, इसलिए वो जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में ये बात तो साफ है ना मुरारी कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने ही वहां गए हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या अन्य जिलों में भी है और वहां मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं पहुंचते। मुरारी। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं है कि राजनीतिक सियासत और अपनी राजनीतिक फायदा के लिए उद्धव ठाकरे ने जवाहर का दौरा किया है। अगर कुपोषण की बात करें, जल समस्या की बात करें, तो महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां अप्रैल, जून और मई के महीने में लोग एक एक बूंद पानी के लिए दर बदर की ठोकर खाते हैं। लेकिन जवाहर में जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है, जिस तालुका का उन्होंने दौरा किया है, उस तालुका में पिछले 30-35 सालों की अगर नजर डाले तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में उनका दौरा वहां पर राजनीतिक सियासत है। भले ही शिवसेना के नेताओं की तरफ से बयान आया है कि मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी दौरा कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए ये दौरा कहा जा रहा है। और खास करके अगर पल्लवी ध्यान दें तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में, चाहे वो राज्यपाल का मैटर रहा हो या फिर अमित शाह ने जिस तरीके से सिंधुदुर्ग में चुनावी मुद्दे को उन्होंने तूल दिया था, इन सब पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और पूरा मुद्दा जो था वो राजनीतिक तौर पे था। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अगर वो जगह बीजेपी की गढ़ कही जाती है तो क्या अब वहां के लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंताएं हो गई कि अगर सीएम वहां दौरे पर पहुंच गए तो उनके हाथ पांव फूल गए? अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जवाहर में क्या स्थिति है? हवा का रुख किस ओर नजर आ रहा है? देखिए पल्लवी, अगर जवाहर की बात करें तो यहाँ पर अभी चुनाव को लेकर समय है, लेकिन चुनाव से पहले ही सारे राजनेता अपने नए नए हथकंडे के तहत अपनी जनता के बीच पहुंचते हैं। ये कहना गलत नहीं है। इसी कड़ी में भी शिवसेना ने खुद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपने जिस तरीके से पूछा कि बीजेपी के हाथ पैर क्यों फूक रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार शिवसेना जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। हाल ही में बोरीवली से बीजेपी के पूर्व विधायक जहां शिवसेना का दामन थामे, वहीं पालघर से भी कई ऐसे नेता थे जो शिवसेना में शामिल हुए हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है और मुख्यमंत्री के इस दौरे से उनकी बेचैनी भी बढ़ गई है। जी पल्लवी, आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या स्थिति है मुरारी इस समय? क्या वाकई में लोग जो है मुरारी बीजेपी का हाथ छोड़कर अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं? क्या स्थिति खराब होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में? पल्लवी देखिए, ये तो कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी केंद्र सरकार के जरिए यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरीके से उनके सांसद यहाँ पर सक्रिय हैं और बीजेपी जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को दोषी बना रही है, आने वाले समय में जरूर जो है कि हेर फेर देखा जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ जरूर है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये अगर महागठबंधन में महानगर पालिका चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जवाहर तालुका के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे के कारण बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये जगह हमेशा से बीजेपी का गढ़ कही जाती है। ऐसे में जब सीएम उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे तो बीजेपी को अपनी नींव हिलती हुई नजर आई और इसी वजह से तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत योजना के तहत लाभार्थी के खाते में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए आते हैं। नियमानुसार यह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जानी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक में ऐसा नहीं हो रहा है। यहां प्रधान लाभार्थियों के नाम से चेक बनवाते हैं और फिर उनके हस्ताक्षर से खुद पैसे निकाल ले रहे हैं। जो लाभार्थी ऐसा नहीं करते उनके शौचालय रिजेक्ट कर दिए जाते हैं।
ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत बरगदवा का सामने आया है। वहां के लाभार्थियों ने बताया कि मेरा शौचालय पास होने के बावजूद प्रधान ने ठेकेदारों से आधा अधूरा शौचालय बनवाकर शौचालय का पूरा पैसा निकाल लिया और हम लोगों के शौचालय अभी भी आधे अधूरे ही बने हुए हैं। हम लोगों को शौच के लिए अभी भी खुले में जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रभान कौन सा गांव है? बरगदवा। प्रधान जी का क्या नाम है? राजेश। ये शौचालय आपका है? हाँ। चालू है? नहीं। क्यों? अब पता नहीं क्यों चालू नहीं है चालू। अधूरा क्यों है? ना इसमें दरवाजा है, ना कुछ सीट नहीं। है, ना गड्ढा है। कुछ नहीं। कब बना है ये? अरे तो साल भर से तो पर भी होगी। अच्छा, साल भर से ऊपर हो गया। हाँ। तो ये प्रधान जी आपको पैसा दिए थे कि खुद बनवाए थे? वो अपने बनवाए, पैसा ना दिए। अपने बनवाए थे। हाँ। तो शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? अब कहाँ जाओ जाता, बाहर जाओ जाता, कहाँ जाओ तो जाते? दिक्कत, बहू बेटियां हैं हाँ। तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? बहुत दिक्कत है। क्या नाम है? रेनू। कौन गांव घर है? बरगदी। प्रधान के है? राजेश। शौचालय कब बना है? साल भर हुई है। साल भर। हाँ। के बनवाई से ही प्रधान पैसा दीन रहा कि बनवाइन रहा? बनवाए रहे। प्रधान अपने बनवाए रहे। हाँ। पैसा वैसा नहीं दीन रहा काहे है? पैसा नहीं रही नाते से ऐसा पड़ा है। ई के बनवाई से? ई प्रधान जी बनवाए। कितना दिन पहले? अरे लगभग हो गए 6-7 महीने। तब से ऐसे पड़ा है? तब से ऐसे पड़ा ना में दरवाजा है, ना सीट है, ना गड्ढा है। कुछ नहीं, गड्ढा है। अच्छा, बरगदवा वहाँ के सब शौचालय देखा, वो भी जो ठीक ठाक पाए गए, और कुछ शौचालय देखे वो भी ठीक पाए गए। मतलब आपके स्तर से सब सही है? सब सही है जो हमने देखा, आपके देखने के अनुसार सब सही है? मैंने 5-6 शौचालय देखे, विद्युत शौचालय, मतलब सब सही है ना? जो हम देखा वो सही पाए गए। चलिए ठीक। नाम क्या आपका? राम प्यारे किस पद के हैं आप? की पंचायत बर्डपुर। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता धर्मवीर गुप्ता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान योजना को पलीता लगाते हुए यहाँ के अधिकारी नजर आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? शौचालय आधे अधूरे इस ग्राम पंचायत में क्यों बने हुए हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 4 वर्ष पहले ही जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत योजना के तहत लाभार्थी के खाते में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये आते हैं, जबकि नियमानुसार या सीधे लाभार्थी के खाते में आना चाहिए। लेकिन यहाँ सेक्रेटरी के सहमोक्रम से ये पैसा प्रधान के एक जेब में जाता है, जो लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, और इस बारे में जब सहायक विकास अधिकारी या विकास अधिकारी से बात की गई धर्मवीर, तो उनका क्या कुछ कहना रहा? उनका कहना है कि हम गांव में गए थे, शौचालय का जांच किए, हम 5 शौचालय जांच किए और 5 सही पाए, जबकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि कोई भी शौचालय पूरा नहीं है, किसी का छत नहीं है तो किसी में सीट नहीं है तो किसी में गड्ढे नहीं है। जी, और जिला अधिकारी को क्या इस पूरे मसले की जानकारी है? क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ओडीएफ घोषित कर दिया गया, यानी कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कागजों में इसे ओडीएफ घोषित किया गया है। जी, सिर्फ कागजों में ही घोषित किया गया है। जिला अधिकारी महोदय से अभी इससे बात नहीं हो पाई है। धर्मवीर, अगर हम कोई आंकड़े का अंदाजा लगाएं तो अब तक कितना जो पैसा है प्रधान की मिली भगत से निकाला जा चुका है, कोई जानकारी मिल पाई है? हम आपको ये बताना चाहेंगे, पूरे ब्लॉक ही नहीं पूरे जनपद का मामला है, जहाँ पे पूरे जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया गया और किसी भी ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। सब आधे अधूरे निर्माण हुए हैं और आधे अधूरे निर्माण पे ही ओडीएफ घोषित कर दिया गया कागजों में। जी, तो जब शौचालय बने नहीं है तो अभी ग्रामीण शौच के लिए क्या बाहर जाने को मजबूर है धर्मवीर? जी बिल्कुल, शौच के लिए वो तो खुले कह रहे हैं कि शौच के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, इस शौचालय का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और अभी क्या ग्राम प्रधान से इस मसले पर कोई बातचीत हो पाई है एएनबी न्यूज की? नहीं, ग्राम प्रधान तो कैमरे से दूर भागते हैं, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। और साफ तौर पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा? क्या उन्होंने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की है? क्या ग्राम प्रधान के खिलाफ लिखित में कोई कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है? स्थानीय लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं,
बहुत ज्यादा तो ब्लॉक का चक्कर लगा सकते हैं, ब्लॉक के अधिकारियों से अपनी शिकायत कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा पाए। जबकि ब्लॉक के अधिकारियों को सूचना दे दिया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिद्धार्थनगर का ये मामला जहां लाभार्थियों के हक का पैसा प्रधान डका रहे हैं, जिस तरीके से शौचालय निर्माण का पैसा पूरी तरीके से निकाल लिया जा रहा है ग्राम प्रधानों के द्वारा, ये वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि ये सीएम और पीएम की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने का काम है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के रीवा अंतर्गत नौबस्ता में स्थित सीमेंट की कंपनी से कोरोना काल के समय मजदूरों को काम से निकाल दिया गया था, जो कि आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। वहीं श्रमिकों के द्वारा बताया गया कि जेपी प्रबंधक से मिलने के बाद निकाले गए मजदूरों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि एक एक करके रखा जाएगा, लेकिन 22 मार्च 2020 से अब तक रोजगार पर नहीं रखा गया, जिसके कारण मजदूरों का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गया है। जो जमीन किसानों ने दी थी उस पर निरंतर अवैध खदानें बिना भू प्रवेश के संचालित है। जैसा कि आज ये डगराहट के किसानों ने बताया है कि ये हम अनशन कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं क्योंकि माइंस का काम, अंदर का काम देखता हूँ, जो अपना प्रोमाइसेज है माइंस का, उसके अंदर का काम देखते हैं। जी जी। इन लोगों को कहना है सर कि हमको यहाँ की जो जमीन गई थी उसमें हम लोगों को नौकरी देने का आश्वासन फैक्ट्री की तरफ से दिया गया था, तो अभी तक इनको नौकरी नहीं दी गई सर। ये मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्राम डेंगराहट वासियों की तरफ से ये जो सामूहिक आंदोलन आज 11 तारीख को शुरू हुआ है, जी जी, हम लोग बड़ी मजबूरी में ये आंदोलन किए हैं, क्योंकि हम अभी सभी किसान अपनी जमीन कंपनी को दे चुके हैं और कंपनी ने उस जमीन के बदले हमको नौकरी दिया था। कोरोना काल के चलते कंपनी ने 22 मार्च से हमको सभी अपने अपने घर में बैठा दिया, बोला कि कोरोना लग गया है, आप अपने घर में बैठिए। हम लोग अपना सभी काम छोड़ के सभी श्रमिक बंधु अपने घर में बैठ गए हैं। अब जब पूरे देश में कोरोना समाप्त हो चुका है, सभी उद्योगपतियों ने अपने कर्मचारियों को अपने अपने काम में वापस बुला लिया है, लेकिन ये जेपी सीमेंट कंपनी ने अभी तक हम लोगों को अपने कामों में वापस नहीं बुलाया है। डेंगराहट वासियों की सभी जमीन तो कंपनी ने ले ली है, लेकिन उनकी अभी तक कोई पेमेंट दिया है, न उनको काम में बुलाया है। और हम लोग की स्थिति ये है किसानों की कि आज हम लोग भूखे मरने के कगार में आ गए। न हम अपनी स्कूल की फीस जमा कर पा रहे हैं, न ट्यूशन बच्चों की ट्यूशन फीस दे पा रहे हैं, न घर का किराना ला पा रहे हैं, और अपनी जमीन भी हमने इनको कंपनी को दे दी है, न ही खेती कर पा रहे हैं। तब हम लोग जाएं तो जहां भी कहां भी जाएं, शासन के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, हमको केवल आश्वासन मिलता है। कंपनी हमको अंदर नहीं जाने देती है, न हमसे बात करना चाहती है। गेट में जाते हैं, कंपनी की प्रशासन से बात करते हैं तो हमको बाहर भगा दिया जाता है। तभी हम ग्राम वासियों ने ये सब में मिलकर यही किया है कि हमारी जमीन तो चली गई है, नौकरी भी चली गई है, तब कंपनी ने जो लीज में जमीन ली है, जो माइंस लगाई है, अब हम लोग यही माइंस में बैठ के जब तक हमारे सोल्यूशन नहीं हुआ था हमारे। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए रीवा से हमारे संवाददाता विजय त्रिपाठी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। माइंस में काम करने वाले ये मजदूर आखिर इतने परेशान क्यों हैं, क्यों इन्हें फिर से काम पर नहीं रखा जा रहा? जी, कोरोना काल के कारण जब लॉकडाउन लगा तो गरीब मजदूरों की मदद के लिए कई सारे दानवीर आगे आए और गरीबों की मदद करने के लिए दिन रात लग गए, गरीबों की मदद किए। लेकिन उसी कोरोना काल के समय एक वहां से ऐसा मामला निकल के आया है कि जो कि गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारने वाला काम सामने आया है। ये पूरा मामला रीवा जिले के जेपी सीमेंट नौबस्ता के ग्राम डेंगराहट का है, जहां पे वहां के रहवासियों ने जेपी सीमेंट कंपनी को जमीन अपनी दी थी। उसी के उपरांत अस्थायी तौर पर इन लोगों को नौकरी दी गई थी, जिसमें लगभग 20 लोगों को जेपी सीमेंट नौबस्ता के द्वारा कोरोना काल में कोरोना का बहाना बनाकर नौकरी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जब मजदूर जेपी प्रबंधन से मिले तो उनके द्वारा यह बोला गया कि एक एक करके सभी को रखा जाएगा, लेकिन 22 मार्च 2020 से अब तक किसी को भी रोजगार में नहीं रखा गया है, जिसके कारण पूरे मजदूर भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। जो जमीन किसानों ने दी थी उस पर निरंतर अवैध खदानें, भू प्रवेश संचालित है। जब मजदूरों के द्वारा इसकी शिकायत माइनिंग विभाग, जिला कलेक्टर से कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर ग्रामीण विवश हो गए और ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया कि अब यह लोग धरना बैठेंगे और अब माइनिंग जेपी प्रबंधन के खिलाफ
सभी ग्रामीण धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को किसी तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। तो विजय त्रिपाठी, कोई जानकारी है कि आखिर कितनी संख्या में ये मजदूर हैं जो कि इस समय इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है? कितने लोगों को उस समय नौकरी से निकाला गया? ये 20 लोग हैं और 20 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर यह बात की जाए, एक घर में एक कमाने वाला है, अगर एक घर में जनसंख्या जोड़ी जाए 3 की तो 20 घर हैं और 20 घर के लोग आज भूखे मरने की कगार पे आ गए हैं जेपी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से। और वहीं जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है विजय त्रिपाठी? जेपी प्रबंधन के द्वारा बोला जाता है कि एक एक करके सभी को रख लिया जाएगा, लेकिन आज 4-5 महीने से ऊपर हो गए, किसी को एक भी मजदूर को कंपनी में नहीं रखा गया है। तो उसकी कोई वजह बताई जा रही है कि आश्वासन देने के बावजूद आखिर क्यों इन कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर नहीं रखा जा रहा? और क्या लिखित में किसी तरह का कोई आश्वासन दिया था या फिर मौखिक रूप से आश्वासन देकर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं, इन्हें सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दे करके निकाल दिया जा रहा है और बार बार जब वह काम मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें सिर्फ बार बार मौखिक रूप से ही आश्वासन दिया जाता है कि आपको रखा जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं रखा गया। जबकि 2 से 3 दिन हो गए ग्रामीण धरने पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है और किसी भी मजदूर या ग्रामीणों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तक वहां पे 20 मजदूर दिन रात बराबर धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा और ना तो यह जानने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है, क्यों धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय त्रिपाठी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो रीवा का ये मसला है जहां हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक प्रबंधक कंपनी ने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया और अब लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है, जिससे कई ऐसे परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।